नाउ बैक टू इंडेक्स स्पेस। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू बायो एंड सेल्स। बेसिक्स हमने पढ़ लिया, सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ लिया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो नेक्स्ट पेज जो हमें पढ़ना है उसमें हमें टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं इनके बारे में, एंड सेल थ्योरी क्या बोलती है, किसने दी, इस तरह की चीजें। तो चलिए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि जो सेल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लाइफ के, बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। सेल के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि सेल्स कितनी तरह के होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, कितने सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में हैं उस अकॉर्डिंगली। अब हम जानेंगे कि सेल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनके नाम में ही छुपा है। प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोस, जिसमें प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियोस माने न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक भी दो वर्ड से मिलकर बना है, यू माने ट्रू, कैरियोस माने न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है एक सिंपल सा न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कोई आउटसाइड मेम्ब्रेन, कोई आउटसाइड लेयर नहीं होती है न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, असली न्यूक्लियस होता है, जिसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, क्लियरिंग होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। चलिए ये तो हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखते हैं। प्रिमिटिव सेल्स वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और जिनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ये हमारा सेल है, हम समझ चुके हैं। सेल के बीच में यहाँ पे आपका क्या है, जो मैंने ये से कर्सिव या कह लीजिए थ्रेड लाइक चीज बनाई है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के आसपास कोई लेयर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अब जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो वैसे ही रैंडमली यहाँ पे है, बाहर जो प्रोटोप्लाज्म है उससे भी कई बार मिक्स हो जाता है। बिल्कुल सिंपल होते हैं नेचर में, बहुत छोटा इनका साइज होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का 1 से 10 माइक्रोमीटर ये इनका साइज होता है और इसमें सिंगल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके ऑपोजिटली अगर हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको कहा ना जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, नाम से हमने जाना। ऐसे सेल्स जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझते हैं, घर के बाहर दरवाजा होता है, तो किसी ने आना है घर के अंदर तो वो दरवाजा खोलना पड़ता है तब आता है, मतलब एक लेयर है, एक बाउंड्री है, घर के अंदर कोई राह चलता हुआ आदमी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही न्यूक्लियस भी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन, एक लेयर के अंदर रहता है। जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, ये भी एक मेम्ब्रेन, एक लेयर के अंदर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है जो मैंने डार्क किया है। इसके आउटसाइड डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। जैसे एक आपका कमरे का दरवाजा होता है, एक आपका घर का दरवाजा, दो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर्स होती है आप तक पहुंचने के लिए किसी बाहर वाले को, वैसे ही न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए दो मेम्ब्रेन्स होती है। समझने के लिए आसपास इसके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड होता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाना। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ाऊंगी नेक्स्ट पेज से, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड्स क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है। नाउ हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अभी हमारा फोकस इन्हीं पे रहेगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है और इनमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, आरएनए, वेट, सब कुछ पढ़ेंगे बट स्लोली। चलिए ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि हम सेल थ्योरी भी पढ़ेंगे। अब आपको आगे चलने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहूंगी कि देखिए आप वीडियोस तो देख ही रही है, ठीक है, नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, तो नोट्स बनाना छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को आपको थ्रू नोट्स ही रिवाइज करना है। जरूरी नहीं आप बहुत लेंथी नोट्स बनाएं, आपको लगता है मैंने लेंथी बनाए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप वो लिखें, क्योंकि नोट्स किस तरह के होने चाहिए ये टाइम के साथ आपको पता लगता रहता है, ठीक है। जब आपका एग्जाम आता है जिस दिन, उस दिन आप पूरी बायो, पूरी साइंस, पूरा जनरल स्टडी, पूरा पॉलिटी पढ़ने नहीं बैठोगे। आप पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ोगे। अच्छा प्रियम्बल पढ़ लेते हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टाइप्स ऑफ बिल्स, मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। आप बायो में क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छा ब्लड के बारे में देख लेते हैं, हार्ट के बारे में देख लेते हैं, रेस्पिरेशन देख लेते हैं, डिजीज देख लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए नोट्स होना जरूरी है। बार बार ये चीज कहती हूँ ताकि जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, वैसे ही वीडियो देख रहे हैं, प्लीज नोट्स बनाएं, आप ही के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए अब हम जानते हैं ये सेल थ्योरी क्या है। देखिए दो बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी।
इनका एक पेपर रिलीज हुआ था, दैट वाज माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस पेपर में इन्होंने थ्योरी दी थी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब शेल्डन एंड श्वेन ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग कौन होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं सेल्स। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, राइट। अब ये थ्योरी जो है आगे एक्सेप्ट नहीं की गई, इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया, इसमें कुछ कमी लगी तो इसे फर्दर एक्सपेंड किया गया रुडोल्फ वर्शॉ के द्वारा। ही सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको ना ये जो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना जब ये चैप्टर, तो लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेल डिविजन, उसमें हम पढ़ेंगे मियोसिस एंड मिटोसिस, इन दो चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो दो चीज़ें आपकी हैं, इसका आइडिया, सेल डिवीजन का आइडिया, सेल कैसे डिवाइड होता है, वो आइडिया रुडोल्फ वर्शॉ का है। इनकी थ्योरी हम वहां भी थोड़ी सी पढ़ेंगे, बट यहाँ ये समझ लीजिए कि जो भी एक नया सेल बनता है ना, वो पहले से एग्जिस्ट होने वाले किसी सेल की वजह से बनता है। यानी हर एक सेल एक नए सेल को बनाता है और ये प्रथा एक तरह से चलती रहती है ना। ये लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है। लाइफ के बारे में भी इन्होंने बताया कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ सेल्स में होती है। सेल्स एक के बाद एक बनाते रहते हैं खुद को और लाइफ हमारी चलती रहती है, ठीक है। इसको हमें फिर से अभी एक बार पढ़ना है। फिलहाल आप समझ लें कि ये जो इनकी थ्योरी थी शेल्डन एंड श्वान की, ये एक्सपैंड की गई बाय रुडोल्फ वर्शॉ। इसी के साथ वायरसेस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। वायरस ऐसे होते हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। इनके सेल एक सेल से दूसरा सेल नहीं बनता है, ठीक है। बाकी हम डीएनए, आरएनए वो भी पढ़ेंगे, वहां पे भी वायरसेस का जिक्र होगा, ठीक है जी। अभी हमने क्या किया? हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, सेल थ्योरी पढ़ी। अब आपने क्या करना है, 2 मिनट वीडियो पॉज करके जो आपने नोट्स बनाए हैं 1 मिनट के लिए उसे रिवाइज करें। देखें अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, अच्छा सेल थ्योरी क्या होता है, 2 मिनट रिवीजन किया और उसके बाद फिर से जो है आप इसे वीडियो को स्टार्ट करें और बाकी के नोट्स बनाते चलें, ठीक है जी। चलिए वीडियो पसंद आ रही हो लाइक बटन पे प्रेस करते चलें और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स मैंने बनाया है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो लिखा है। सेल थ्योरी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, कौन कौन से पढ़ने हैं। राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाया पढ़ना क्या है। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। देखिए हर एक सेल जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि हमारा शरीर बहुत सारे कह सकते हैं आप बॉडी में हमारे पार्ट्स हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है, हर एक पार्ट का अपना काम है। वैसे ही जो छोटा सा सेल होता है वो भी बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। एक जो सेल होता है वो जिंदा है, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे कि हम लोग जिंदा हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, आंखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से दिन अपने रोजी रोटी कमाते हैं, काम करते हैं, डेली दिनचर्या के काम करते हैं, है ना। हर एक हमारे बॉडी पार्ट का अपना फंक्शन है। वैसे ही सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी अपना अपना फंक्शन होता है। यही जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यही बनाते हैं बेसिक यूनिट जिसे हम सेल बोलते हैं, है ना। वैसे तो सेल बिल्कुल छोटा पार्ट है, लेकिन सेल के अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं सेल के पार्ट्स के, उन्हें हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आपका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे। देन आपकी आउटर कवरिंग हो गई, जिसमें आउटर कवरिंग यानी जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसमें जो लिक्विड होता है जैसे कि साइटोप्लाज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट है वीडियो का, जिसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। इसी के साथ हम पढ़ेंगे ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स किसे कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, डस्टबिन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन तो हो गया कंप्लीट। अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं विच इज द न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, 2 इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, पढ़ा है हमने। अब हम फटाफट से देखते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखूं ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, ठीक है जी। चलिए न्यूक्लियस क्या होता है।
जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, डाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि मेन काम न्यूक्लियस का होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की 1831 में, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा है। पूरे सेल का कमांड सेंटर भी इसे कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन वाली बॉडी है, डेंस बॉडी है, घनी चीज़ है, और इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सेल की। ठीक है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है दैट इट हाउसेस डीएनए। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में भी कहाँ होता है अंदर, वो हम पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। ठीक है, जब हम डीएनए पढ़ेंगे, हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, खुद से आपको समझ में आएगा। फिलहाल जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ें और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलें। हमने कहा कि न्यूक्लियस में होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि डीएनए आपका न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक सब्सटेंस है, जेनेटिक मटेरियल है। एंड द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि आपकी शक्ल तो बिल्कुल आपके फादर की तरह है, आपकी हाइट तो बिल्कुल आपके मम्मा की तरह है, आपका कलर बिल्कुल आपके दादा की तरह है, आपका बात करने का तरीका आपकी नानी की तरह है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, वो इसी हेरिडिटरी मटेरियल, इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से आते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियस समझ लिया क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल रट लो, डिस्कवरी किसने की थी, रट लो, सेल का कमांड सेंटर बोलते हैं, रट लो, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। 4 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। कोई नहीं आपसे पूछता कि डबल मेम्ब्रेन इसके आसपास होती है, वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू नेवर नो एग्जामिनर क्या पूछ ले, है ना। आजकल स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है एग्जाम्स का कि छोटी छोटी चीजों को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, बाइलेयर्ड यानी 2 लेयर्स वाला होता है। ये आपका मैंने पेंसिल से डार्क किया है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये जो दूसरा सर्कल है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कुछ ऐसे छेद छेद से होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब सेल तो आपका इतना बड़ा होगा, न्यूक्लियस आपका छोटा सा होता है। सेल से अगर कोई चीज न्यूक्लियस को चाहिए होगी तो कैसे आएगी, 2 लेयर्स लगी रखी हैं, तो कुछ भी चाहिए होता है वो इन पोर्स के थ्रू अंदर आ जाता है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज पेरिन न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है जी, कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पे फॉलो की है नोट्स बनाने के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज जो था पार्ट्स ऑफ द सेल टॉपिक का वो हुआ कंप्लीट। अब अगेन नोट्स बनाते चलें, कमेंट सेक्शन में बताएं आप में से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ये न्यूक्लियोलस क्या होता है। ठीक है, तो ये होती है स्फेरिकल मेम्ब्रेन लेस बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस आपका होता है, ठीक है, अब ये जो सर्कल है ना, देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है, तो ये है आपका पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जो है डार्क जो मैंने किया है पेन से दैट इज न्यूक्लियोलस। ये बाहर वाली लेयर है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। एनवेलप माने जो कवरिंग होती है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, छेद छेद हैं जिससे जो मटेरियल है वो अंदर जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि एक लिक्विड है जो हर जगह फैला हुआ है। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बाकी क्रोमैटिन को हम पढ़ेंगे फिलहाल आगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियस के भी अंदर होता है न्यूक्लियोलस। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं। सेल में न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर आपको डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम्स होते हैं, सिंथेसिस का मतलब होता है नेचुरली बनाना। ठीक है, तो राइबोसोम्स बनाने की प्रक्रिया आपके न्यूक्लियोलस में होती रहती है। सिंथेसिस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है क्या होता है। द नेचुरल केमिकल प्रोडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट सेल, एनिमल सेल में नेचुरली या केमिकली जब कोई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। सिंथेसिस टर्म बार बार आएगा तो वहां पे आपने खुद से समझना है, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्रोमैटिन क्या होता है। बहुत ही पतली पतली फाइबर्स होती हैं जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ पे आपको रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, पिंक है, रेड है, ब्लू है, मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमैटिन है आपका। ठीक है, ये सिर्फ आपको जहां पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, जहां पे मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के आसपास दो, वहां पे मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको क्रोमैटिन नहीं मिलेगा। अब सेल डिवीजन के टाइम में यहाँ पे क्या होता है, कंडेंस्ड टू फॉर्म थिक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन ही कंडेंस होके जम के क्रोमोसोम्स बनते हैं। कंडेंसेशन क्या है, टू मेक अ लिक्विड थिकर बाय रिमूविंग सम ऑफ इट्स वाटर कंटेंट।
कोई चीज आप लें, जैसे दूध है ना, अगर हम उसको बहुत काढ़ते हैं, काढ़ना समझते हैं, बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, है ना, गैस पे बहुत बॉईल करेंगे तो वो गाढ़ा हो जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही क्रोमेटिन जब बार बार गाढ़ा हो जाता है, लिक्विड जब इसका थिक हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियस पार्ट था, जो मैंने कंपोनेंट्स आपको पढ़ाए, वो पूरा हो गया। अब हमें पढ़ना है कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइड पार्ट होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। जो विस्कस होता है यानी भारी होता है, जैसे हनी होता है ना आपका, शहद होता है, उसकी शीशी को आप टेबल पे गिरा दो तो वो बिल्कुल आराम से फैलेगा। एक आप दूध का गिलास गिरा दो, वो एकदम से फैल जाएगा। तो यहाँ पे शहद जो है दैट इज विस्कस देन मिल्क। ठीक है ना। और कलरलेस होता है प्रोटोप्लाज्म, कोई कलर नहीं होता इसका। नाउ दिस इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल का लिविंग पार्ट हम किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। थॉमस हक्सले ने 1869 में इसे कहा कि दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का फिजिकल बेसिस है। मीनिंग समझना छोड़ दो, फ्लूइड पार्ट है, लिविंग पार्ट है, फिजिकल बेसिस बोला है, ये चीजें आप पकड़ो यहाँ से। ठीक है। नाउ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म समझ लें क्या होता है। ये आपका सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन है, प्लास्टिड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस है, ये वो। लेकिन यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है आपका एक लिक्विड। उस लिक्विड के अंदर वो सारी चीजें हैं, वो लिक्विड है आपका प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म भी दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपका हो गया साइटोप्लाज्म, एक आपका हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। पर जो सेल होता है ना, इसके आसपास एक लेयर होती है, उसके अंदर मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होगा उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बाहर, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है। ओवरऑल पूरा हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? नाउ दो सेल्स आपके पास है, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। किसके थ्रू? यहाँ पे देखो, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? ये सेल दोनों की सेल वॉल में प्रेजेंट है। अब अगर इनको एक्सचेंज करना है मटेरियल तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करेंगे। ये टर्म्स पकड़नी है आपने, ये टर्म्स याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। चलिए, प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है। ठीक है ना। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है, नोट्स बनाते चलिए। एक चीज आपको इन्फॉर्म करनी है, अगर आप लोग चाहें तो मेरे जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब जनरल साइंस को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। जनरल साइंस के क्यों नहीं है? क्योंकि अभी नोट्स बना रही हूँ, तो जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद ही आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जनरल साइंस के अलावा यानी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आउटर कवरिंग के बारे में। इसमें दो चीजें पढ़नी है आपको, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स इट। बट बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, तो हम तो हर एक चीज पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। चलिए, आउटर कवरिंग क्या होती है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की, रिजिड, कठोर एंड नॉन लिविंग कवरिंग होती है सेल की। लिविंग नहीं होती है। लिविंग पार्ट कौन सा होता है सेल का? प्रोटोप्लाज्म होता है। अभी तो हमने पिछले पेज पे पढ़ा। आउटर कवरिंग क्या है? नॉन लिविंग एक पार्ट है सेल का। ठीक है ना। चलिए अब सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्टली, उसके बाद चलते हैं। ओके, सो सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, बट फ्लेक्सिबल कवरिंग है सेल की, फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, रबर बैंड देखा है? वो जो पुराने टाइम में आते थे रबर बैंड, वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। या फिर जो नए भी रबर बैंड आते हैं वो भी तो फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी यानी इनमें खिंचाव इजिली आ जाते हैं। ये जो है सेल मेम्ब्रेन, या कह लीजिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम आगे पढ़ेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है, उसके भी बाहर होती है। ये किसी भी सेल को एक स्ट्रक्चर, एक शेप प्रोवाइड करवाती है और सेल को बचाती है बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर किसी अटैक से, बाहर होने वाले इन्फेक्शन से। ठीक है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है, शेप भी बनाती है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाती है। अब ये जो सेल वॉल्स होती हैं, प्लांट्स में मिल जाएगी आपको, फंगाई में मिल जाएगी, बैक्टीरिया में मिल जाएगी, एल्गी में मिल जाएगी। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उनमें कोई सेल वॉल्स नहीं होती हैं। ये पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स को हम इग्नोर करते हैं और छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना है। जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उनमें सेल वॉल्स नहीं होती है।
ठीक है। अब देखिए जो सेल वॉल है ना वो भी अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी होती है। डिपेंड करता है आप कौन से स्पीसीज के सेल वॉल्स की बात कर रहे हो। आप एल्गी के सेल वॉल की बात कर रहे हो, आप प्लांट सेल के सेल वॉल की बात कर रहे हो, फंगाई के सेल वॉल की बात कर रहे हो। यहाँ पे आपका एल्गी है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है इसका सेल वॉल। आपका प्लांट सेल के सेल वॉल है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ये आपको याद करना है। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स को। फंगाई है, यहाँ पे देखो ग्लूकोसेमाइन पॉलीमर चिटिन से मिलकर बना है। तो ये अलग अलग जो सेल वॉल है ना, इसका मटेरियल भी अलग अलग है, अलग अलग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सेल वॉल किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प करती है कि बाहर के एनवायरमेंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं तो अंदर सेल के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े, है ना। टू सेल्स टू टॉलरेट मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम। समझ में आ गया? मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज ट्रांसलेट कर दी है। तो जो लिखा है एज इट इज आपने नोट्स बनाने हैं, ये आपका काम है, ठीक है जी। चलिए अब पार्ट्स ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद फिर हम सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट ही है, फिर हम सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है जी। लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है, ठीक है जी। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल के सबसे बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर होता है सेल वॉल, उसके अंदर प्रॉपर सेल होता है, फिर बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, उसमें आपका क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें होती हैं, डीएनए, ये सारी चीजें होती हैं। पढ़ लिया हमने इतना तो। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल की। क्या करती है? जो सेल के अंदर की चीजें हैं और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसे अलग अलग करती है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है, लेकिन वायरसेस में नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम टर्म पढ़ते हैं विच इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या प्रोसेस है देखते हैं। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबल नेचर होती है ना, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबल नेचर होती है ना, इसकी वजह से सेल क्या कर सकता है, अगर इसको जरूरत है कि इसने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से फूड लेना है या कोई और सब्सटेंस लेना है, उसको लेने में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्यों हेल्प करती है? क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबल नेचर है वो हेल्प करती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। आई होप आपको समझ में आ गया। अपना 100% मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है, फिर भी कुछ डाउट रहता है आप मुझे किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा अब ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमें सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल 4 थे, न्यूक्लियस था, प्रोटोप्लाज्म था, आउटर कवरिंग थे एंड सेल ऑर्गेनल्स था। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। नाउ आप चाहें थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, वीडियो काफी लेंथी है, लेकिन अगर साथ में लगे रहना है साथ में लगे रहें। नोट्स अपने मेंटेन करें, चैप्टर बाय चैप्टर भी मैं नोट्स डालती हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक भी डाल देती हूँ। अगर आपको एक साथ में नहीं बनाने हैं, एक एक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन जिसको पूरा चैप्टर साथ में पढ़ना है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना देती हूँ, ठीक है जी। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज हम बायो के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए सेल क्या होता है, इसके टाइप्स, वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, उसके बाद सेल थ्योरी, पार्ट्स ऑफ सेल्स का फर्स्ट पार्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस आता है, आउटर कवरिंग है, प्रोटोप्लाज्म है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें सोलली जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें कि गोल्जी ऑपरेटर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, सेंट्रोसोम्स है, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। और अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं? These are the structures in the cell that perform specialized functions within themselves. एक सेल जो होता है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जो अलग अलग फंक्शन अपना परफॉर्म करती हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं चीजों को नाम दे दिया है सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हाथ है, पैर है, टांगे हैं, मुंह है, कान है, वैसे ही सेल के भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ऑर्गन्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं। और वो क्या होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जैसे कि किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल हमने पढ़ा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको लगे कोई चीज एक्स्ट्रा है तो आप उस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये होती है डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनल, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो उसको बाहर की चीजों से, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है।
आउटर मेम्ब्रेन होती है पोरस। पोरस का मतलब होता है कि इसमें कुछ इस तरह से छेद से होते हैं, होल से होते हैं, ठीक है, ताकि बाहर की चीजों को अंदर जो है अलाउ किया जा सके। कोई मटेरियल हमें बाहर से अंदर चाहिए तो इन पोर्स के थ्रू, इन पोरस मटेरियल्स या फिर इन पोर्स के थ्रू वो अंदर आता है। सेकेंड, इसमें जो इनर लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक माने इस तरह की कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब अगर आप छोटे मोटे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, पहला पॉइंट आपने लिखना है दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन अगर आप थोड़े से हाई लेवल के लिए देख रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्टी क्या है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, कितनी लेयर वाली ये बॉडी है या ऑर्गेनल है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने याद रखना है। अब हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, आपको ये पता है हम सांस लेते हैं, पता होगा, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, पता होगा, तो सेल जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऐसी जगह पे है जहां पे सेलुलर, मतलब ये वो पॉइंट है, वो ऑर्गन है सेल का जहां पे सेलुलर सेल की रेस्पिरेशन होती है और वहां पे एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और एनर्जी कैसे बनती है? जो हम खाते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो एनर्जी बनती है। किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो इसको बाद में देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी जगह है सेल की जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन से क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है? हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो एनर्जी भी तो बनती है। हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी बनती है। कैसे? ऑक्सीडेशन होता है फूड का। कैसे होता है? जो हम खाना खाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक है ना, उसके बाद उसे यूज किया जाता है एनर्जी देने के लिए, ताकि हम पूरा दिन काम कर सकें, भरपूर एनर्जी के साथ काम कर सकें। इसलिए कहते हैं ना कि आपको सुबह बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन निकालना होता है, ऑफिस जाना होता है, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना होता है, लेबर वालों ने पूरा दिन काम करना होता है, और शाम को कम खाना खाना होता है, क्योंकि शाम को हमने खाने के बाद सो जाना है, तो वो डाइजेस्ट तो होना नहीं है ना। मोटापा ही आता है जो ज्यादा खाते हैं शाम को, तो वो थोड़ी चलो कहावतें हैं, बट वो इसीलिए होती है कि सुबह आप ज्यादा खाओ ताकि पूरा दिन आप काम कर सको, आपको भूख ना लगे, आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस ना आए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एनर्जी क्यों चाहिए सेल को। रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ। ये जो खाने का फूड कॉन्स्टेंट्स टूट रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है एटीपी की फॉर्म में, सारा चाहिए क्यों है? एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि सेल अपनी जो केमिकल एक्टिविटीज है उन्हें कर सके। समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? अब यहाँ से हम एटीपी को उठा लेते हैं। ये एटीपी क्या है जी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सी है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? यहां से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन बनाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रिप्लीटिंग ऑर्गेनल विच हैज इट्स ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है जी। सिंथेसाइज मतलब प्रोटीन बनाता है। दूसरा ये सेल्फ रिप्लीटिंग, खुद को अगर जैसे इसकी लाइफ खत्म होने वाली है तो अपने जैसा एक रेप्लिका, मतलब एक और आप कहते हैं ना डुप्लीकेट बना देता है अपने जैसा, जो फिर सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया। 3-4 पॉइंट से समझने वाले, बाकी तो कहानी है कि 2 लेयर वाली है, आउटर लेयर पोरस है, इनर लेयर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब गोल्जी ऑपरेटस देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है ना। तो चलिए सबसे पहले ये गोल्जी ऑपरेटस है क्या? डिस्कवर किया गया कैमिलियो गोल्जी या कैमिलियो गोल्गी के द्वारा। अब साइंटिस्ट के नाम पे ही इस ऑर्गेनल का नाम पड़ गया है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ये है लाइसोसोम्स और कॉम्प्लेक्स शुगर्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन, शुगर की फॉर्मेशन गोल्जी ऑपरेटस में होती है, कॉल्ड डाइक्टोसोम्स इन प्लांट्स, और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, बट आप लोग जैसे कहते हैं कि मैम ये पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट छूट गया, मैंने सब कुछ लिख दिया है, बट यहाँ से बस यही है कि प्लांट्स में से किस नाम से जाना जाता है, क्या काम है इसका, शुगर फॉर्मेशन का काम है, क्यों और किस नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। तो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2-3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अब देखिए मैं जो नोट्स बनाती हूँ उसमें मेरा टारगेट ये रहता है कि हर एक पॉइंट कवर हो, लेकिन आपने नोट्स बनाने हैं अपनी जरूरत को देख के। अगर आप हाई लेवल किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइंस उसमें तगड़ा आता है,
तब तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, इवन ऐसी कुछ जगह छोड़ो, टाइम के साथ कुछ ना कुछ नया मिलता है उसको एडिट करते चलो। लेकिन अगर आप छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं 3 पेजेस के नोट्स बना रही हूँ, आप 1.5 पेज के बनाए, है ना। जो चीजें आपको लगता है नहीं इंपॉर्टेंट है स्किप कर दे, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है दैट इज ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये भी 2 तरह का होता है, रफ ER एंड स्मूथ ER। रफ ER में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन बनते हैं। स्मूथ ER में क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, यहाँ पे स्टेरॉइड्स बनते हैं। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन होना उस चीज की, यहाँ पे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं राइबोसोम्स लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, फाइन। राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। मेम्ब्रेन नहीं होती मतलब आउटर लेयर नहीं होती इनको कोई प्रोटेक्ट करने वाली, जैसे न्यूक्लियस के पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, सेल के पास भी होती है, इस तरह से। ये RNA एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ भी जो है प्रोटीन बनते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, इसीलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स किसे कहा जाता है। ये है क्वेश्चंस जहां से आपका बनेगा एग्जाम में 1 पॉइंट, ठीक है। नाउ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं राइबोसोम्स को। यहाँ पे 2 तरह के हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S टाइप का होता है, एक 80S टाइप का होता है। 70S टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें सिंपल हमारा न्यूक्लियस होता है, या फिर आप बोल लीजिए जिसमें जो है न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर उसकी आउटर लेयर होती है, तो पता चलता है कि ये न्यूक्लियस है। इनमें न्यूक्लियस इधर उधर फैला होता है, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है जी। स्टार्टिंग में पढ़ाया मैंने आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। देखिए जो लाइसोसोम्स होते हैं इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर्ड इन देम। इनमें जो है एंजाइम स्टोर होते हैं। अब ये एंजाइम्स का क्या काम है? यूज टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन अ सेल। सेल में कोई ऐसी चीज आ गई जिसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? लाइसोसोम्स में होते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। नाउ ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, कितने सारे पॉइंट्स आ गए ना। तो यही तो याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करो। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल है, अच्छा वो क्या था? अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, याद करो बार बार, तभी वो दिमाग में बैठेंगे, ठीक है ना। नाउ व्हेन रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म दीज एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय द सेल इटसेल्फ। ये लाइसोसोम्स में ही होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कई बार अगर गलती से या किसी भी रीजन से साइटोप्लाज्म में चले गए, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये आपका सेल है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन एक यूनिफॉर्म लिक्विड जो इसमें फैला हुआ है वो क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। आप चाय बनाते हो, चाय में क्या क्या डालते हो? आप चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, इलायची, अदरक, जो भी डालते हो, है ना। लेकिन उसमें यूनिफॉर्म चीज क्या है? यूनिफॉर्म चीज आपका वाटर है, ठीक है। आप अभी अपने रूम में बैठे हो, आसपास आपके बहुत सारी चीजें, लेकिन यूनिफॉर्म चीज क्या है? एयर है। वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म एक चीज है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स चले गए, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन को फटाफट कर देते हैं, है ना, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वो चीज ये होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पूरे सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या आपको टफ लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट है? मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग कॉमेंट्स में कुछ भी नहीं बोलते हो, बस मैम कंटिन्यू करें बायो को, कंटिन्यू करें केमिस्ट्री को। अरे कंटिन्यू है यार। अब जैसे कई बार हम केमिस्ट्री पढ़ते तो 2-3 दिन हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर हम बायो पढ़ते हैं, अभी 2-3 दिन हम बायो पढ़ेंगे, इस तरह से चलता है, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर टीम तो है नहीं कि हाँ जी सुबह 9 बजे बायो आएगा, शाम को 6 बजे केमिस्ट्री आएगा, नहीं, ठीक है ना। आई एम अ वन मैन आर्मी, सो थोड़ा सा आप एडजस्ट करें ना। नेक्स्ट हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सॉलिड लिक्विड कंटेंट जहां पे स्टोर्ड होता है। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे साइज का होता है, प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा होता है। और जो वैक्यूल्स है प्लांट सेल्स में रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं सेल को, ठीक है ना। वैक्यूल जो है इनके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन माने लेयर होती है, जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं।
नाउ वैक्यूल्स को हम डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको रट लो, क्यों क्या किस लिए भूल जाओ, बस रट लो कि इसे डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टोर एमिनो एसिड, शुगर, सम प्रोटीन्स, जो भी चीजें हैं हर एक चीज को ये स्टोर कर लेता है, तो इसलिए इसे डस्टबिन ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे लैपटॉप में आपका रिसाइकल बिन होता है ना, आजकल तो फोन्स में भी आता है जहां पे बिन करके आता है, क्या पता रिसाइकल बिन आता हो आपके फोन में, तो जहां पे सारा डेटा अगर हम डिलीट करते हैं फोन से फोटोज, तो वो उस रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, फिर वहां से आपको दूसरी बार डिलीट करने पड़ते हैं कि आपको चाहिए ही नहीं और स्पेस का इशू है। ठीक है, ये नॉन लिविंग रिजर्वायर्स होते हैं। ऑल्सो स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, जो खराब चीजें सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इस तरह की चीजों को भी ये स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन वीडियो पसंद आए तो मुझे बताएं आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं, ये चीज भी बताएं। इसी के साथ बताना चाहूंगी कि आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ सेकंड पेज हुआ कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स के प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो ये सिर्फ आपको प्लांट सेल्स में मिलेंगे। 3 तरह के ये होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा हर एक कलर का होता है क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, ग्रीन प्लास्टिड्स कौन से होते हैं पहले ये समझ लो। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट का वजह से होता है, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस या व्हाइट प्लास्टिड्स। ठीक है, अब इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किसे? प्लास्टिड्स को नहीं, क्लोरोप्लास्ट को, जो ग्रीन वाला होता है। विच इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट इट कंटेन्स क्लोरोफिल। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना सारा, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, प्लांट, सब कुछ पढ़ा है हमने, तो ये चीज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे कलर की बात हो रही है ना। जैसे कि टमाटर आपने देखा है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, उसमें लाइकोपीन पिगमेंट होता है, क्रोमोफोर, इस चीज के प्रेजेंस की वजह से। हमने देखिए कैरेट, गाजर, इसका कलर रेड सा होता है, क्या बोलो गाजरी सा होता है, क्यों होता है? कैरेटीन पिगमेंट इसमें होता है। हमारी स्किन का कलर कैसा है? डार्क है, लाइट है, बहुत सफेद है, बहुत कैसा है? मेलानिन की वजह से होता है। बीट रूट, चुकंदर, इसका कलर बेलेडिन की वजह से होता है। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आपको न्यूक्लियस में मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम एक वीडियो में आपको लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको डीएनए और आरएनए, सिर्फ इन दोनों के बारे में बताऊंगी। ठीक है ना, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। क्रोमोसोम्स वहां थोड़े हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत हो गया, बहुत सारे नोट्स आपको इसमें बनाने को हो गए हैं, तो फिलहाल इसी पे फोकस करें। अब जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपको मिल जाएंगे क्रोमोसोम्स। धागे की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर बीड्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं जीन्स। अब ये जो जीन्स हैं ये डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए है, दीज आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, हमारे फादर की तरह हमारी स्माइल है, हमारी मदर की तरह हमारी आईज है, हमारी हाइट हमारे दादा की तरह है, तो कुछ ना कुछ होता है ना कि दादा, नाना, पापा, मम्मी इनकी तरह होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने उनसे लिए हैं वो डीएनए की वजह से आते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए, है ना। इन सम वायरसेस जो आरएनए, ये क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होता है जेनेटिक मटेरियल। देखिए, 2 चीजें हैं, जेनेटिक सब्सटेंसेस होते हैं 2, डीएनए एंड आरएनए, लेकिन ह्यूमंस में जो जेनेटिक मटेरियल है मेन वो डीएनए है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है ह्यूमंस में। लेकिन मैक्सिमम जितने भी वायरसेस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। कुछ में डीएनए होता है बट सब में आरएनए होता है, और वो वायरसेस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उन्हें हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। एडिशनल सा हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देख ले, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, वो जो हम पढ़ते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, वो सब कुछ वो उनके लिए जिनको इसी फील्ड में आगे स्टडी करनी है। हमें जस्ट बेसिक साइंस आता है, जनरल साइंस आता है, डे टू डे साइंस आता है, तो इसमें बहुत डायग्राम में जाने की, समझने की चीजों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड सेल्स। ये सारी चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, एक छोटा सा इंडेक्स मैंने इस यूनिट के लिए बनाया है कि पूरी वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है उस बारे में। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेल तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद एनिमल एंड प्लांट सेल ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचता है कि ये डीएनए और आरएनए क्या होता है, और सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया, रुडोल्फ वर्शो ने ये कंसेप्ट दिया था, हमने अभी पढ़ा था, ये सेल थ्योरी में पढ़ा था, वो हम फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे।
ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। आज हम बायो के अंदर पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए के बारे में। तो देखिए, सेल्स के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ये हम पढ़ चुके हैं। बेसिक सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो काफ़ी छोटा सा है, जिसमें हम बात करेंगे कि ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। देखिए, जब हम पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे आ रहा था दैट दिस कंसिस्ट ऑफ डीएनए, दिस इज मेड अप ऑफ आरएनए। तो वहाँ मैंने कहा था कि इस टॉपिक को मैं ड्रॉप कर रही हूँ, इसको अलग से पढ़ाऊंगी। तो बस वही चीज़ हमें आज डिस्कस करनी है, डीएनए एंड आरएनए। सो सबसे पहले फुल फॉर्म्स देखते हैं। Here DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. ये दोनों ही जेनेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। जेनेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेकर जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे इसका ये फीचर तो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, ये फीचर तो इसका मम्मी की तरह है, ये बातें बिल्कुल मम्मा की तरह करती है, या इसकी आंखें बिल्कुल अपने फादर की तरह है। तो वो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो आते हैं, उन्हें हम कैसे कैरी करते हैं? थ्रू आर डीएनए एंड आरएनए। ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अब एग्जैक्टली ह्यूमंस इसमें से किसको फॉलो करता है, कौन किसे फॉलो करता है, वो हम आगे चल के समझते रहेंगे। आप बस जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं ऐसे नोट्स मेंटेन करते रहें। चलिए, मैंने आपको कहा कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड है, दोनों ही जेनेटिक सब्सटेंसेस हैं, है ना। तो क्या दोनों ही जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाते हैं? नहीं। देखिए, ये जो डीएनए होता है ये ह्यूमंस में आपको मिलेगा, और ये ह्यूमंस में क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है। प्लस कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जहाँ पे आपको डीएनए मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो वायरसेस हैं उनमें आपको आरएनए मिलेगा। और ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वायरसेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है, इस तरह के वायरसेस को हम कहते हैं रेट्रोवायरस। अब ये जो आरएनए है, क्या ये सिर्फ वायरसेस में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता? अगर ह्यूमंस में नहीं होता तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमंस, इंसानों में भी होता है, बट नॉट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब ओवरऑल हम इन्हें जेनेटिक सब्सटेंसेस ही बोलते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ही जब प्रेजेंट होता है तो एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। इसका काम जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है ह्यूमंस में अगर जेनेटिक सब्सटेंस की तरह वर्क नहीं करता? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाता है। हमने पढ़ा था ना, राइबोसोम्स में जो है आरएनए आपको मिलेंगे, तो क्या करते हैं, वहां पे जो आरएनएज होते हैं वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये आपको नॉर्मली कहाँ मिलेंगे? राइबोसोम्स में मिलेंगे। ठीक है जी, बेसिक सा समझ में आ गया। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये चीजें अब हम पढ़ेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक सी एक कहते हैं एक नींव हमने स्टार्ट कर दी कि हमें क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं विद द डीएनए, एंड यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये नोट्स रहेंगे अगर आप सोनली मुझे स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, आप लोगों की डिमांड पे ही ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज हमें लक्ष्मीकांत स्टार्ट करना था। तो जैसे आप लोगों की एडवाइस थी कि मैम हमें यही चाहिए, साइंस का इतना हवा आपने मचाया था, तो बस उसी के लिए है। बट आप लोगों के सपोर्ट से लगता तो नहीं कि आप लोग सच में साइंस पढ़ रहे हैं। मुझे बताएं आप में से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया तो हो कि मेरी मेहनत का कुछ मुझे कहते हैं ना फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़। ठीक है जी, चलिए अब डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो न्यू है बार बार इसकी फुल फॉर्म बोलते रहे, खुद से याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था, एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को बाहर थोड़ा जूम करके स्टडी करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। मैंने कहा था इसमें कुछ धागों जैसी स्ट्रक्चर होती है, आपको लग रहा है कुछ धागे या कुछ कीड़े मकोड़े से, है ना, ये धागों जैसी स्ट्रक्चर जो होती है ये हमारा न्यूक्लियस है पूरा। अब इसमें जो ग्रीन चीज है इसको बाहर निकालते हैं। अब देखिए, जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है ना, ये होती है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें से दो को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे थोड़ा जूम करके देखिए तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो समझ में आया, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में आपका क्या मिलेगा? आपको डीएनए मिल जाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। अब डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है,
और इसे हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आ जाए डीएनए की स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल या फिर आरएनए की होती है, तो डीएनए की होती है। और ये चीज किसने डिफाइन की थी? वेटसन एंड क्रिक ने ये बताया था। वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा यहाँ से, बट यू नेवर नो, तो थोड़ा सा नजर मार लेनी है। उसके बाद चीज ये होती है कि अब ये ऐसे नहीं होते, इसमें जो है कुछ गोले 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 होते हैं, है ना, मतलब कुछ डॉट्स डॉट्स से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस माने जिसमें थोड़े छेद छेद होते हैं ताकि बाहर से अंदर तक फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके। वैसे ही कुछ डॉट डॉट इसमें होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्पज उसके होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतने डिटेल में नहीं कराऊंगी कि न्यूक्लियस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर क्या है, इतना नहीं हमें पढ़ना, हमें जस्ट जनरल साइंस फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ये जो हमने पढ़ा कि ये जो डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम्स में होता है, इसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एलिमेंट्स का आपको पता होना ज़रूरी है, जो मर्जी फुल फॉर्म अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, राइट, याद रखना है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्लस कई बार आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है। पोर्स होते हैं ना, इधर से उधर चीजें जाती रहती है, तो कई बार माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये चली जाती हैं, ठीक है जी। इसके साथ हमने डीएनए समझ लिया क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं और आरएनए क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, बार बार आपको सेम चीज कह रही हूँ कि नोट्स बनाएं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, मेरी ये सारी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर मुझे सीरियसली लगता है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस सीरीज को, तो फिर आई ट्राई कि कोई और सीरीज स्टार्ट करें और इसे बंद कर दें, है ना। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए, तभी थोड़ा होता है ना कि जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, कॉमेंट्स में व्यूज आते हैं, तो मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो रहा, ना आप लोग कमेंट करें, ना आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो उसके इसमें मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर काम करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें, तो प्लीज सपोर्ट करें वीडियोस को और देखिए, नोट्स बनाएं, आप ही के लिए बेनिफिशियल है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई मूवी का रिव्यू दे रही हो या कोई ऐसी चीज दे रही हो जो बिल्कुल टाइम पास है, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, सेकंड हमें जो पढ़ना है वो है आरएनए, विच स्टैंड्स फॉर, हमने क्या पढ़ा था? डीएनए, आरएनए की फुल फॉर्म शुरू में पढ़ी थी। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी एक्स्ट्रा है उसमें, है ना। सो ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में। वो न्यूक्लियस वैसे मेनली न्यूक्लियस में ही होता है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए समटाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ इस तरह से, तो आपने ये चीज याद रखनी है। वैसे ही आरएनएज आपको न्यूक्लियस में ही मिलेंगे, लेकिन कई बार ये भी पोर्स से बाहर निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। वही चीज ये बताई है, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी पोरस मेम्ब्रेन है। अब आप सोचेंगे ये कोई सेपरेशन लाइन दी होगी मैम ने इन दोनों के बीच में, सेपरेशन लाइन नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ी थी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी थी, डबल हेलिकल, वैसे ही आरएनए की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डीएनए एंड आरएनए, छोटा सा टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए जो हमने पढ़ा, ये क्या है? आरएनए है। इसमें अगर हम इस तरह से मैं एक और स्ट्रक्चर बना दूं तो ये डीएनए बन गया। इन दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जिस चीज से मिलकर ये बना हुआ है, सबसे छोटी यूनिट, जैसे घर बनाते हैं ना हम, तो घर में यूज होने वाली सबसे छोटी चीज क्या है? ईंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स से मिलकर हमकी पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही डीएनएज एंड आरएनएज किस चीज से मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए थोड़ा सा हम डेप्थ में गए, अदरवाइज मैंने आपको नॉर्मल सा पढ़ाना था। अब डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट आपको एज इट इज याद करना है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। अब दोनों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, डीएनए की भी आरएनए की भी। ये जो हमारी कॉम्पोजिशन है ये दोनों का है। अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये डिफरेंट होता है डीएनए में भी और आरएनए में भी, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटा यूनिट जिससे डीएनए और आरएनए मिलकर बना होता है वो तो हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इनका बेस ही सेम है तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे लाई करेगा ना। डिफरेंस ये है कि पहली चीज सिमिलैरिटी है, दोनों जो है 3 चीजों से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का कंसेप्ट यही खत्म हो गया, इसका कुछ हमने आगे नहीं पढ़ना। शुगर जो है, कौन सी शुगर इसमें होती है? पेंटो शुगर होती है दोनों में, C5H10O5, पेंटो शुगर। अब बचा, अब दोनों चीजें सेम है तो डिफरेंस का है? डिफरेंस नाइट्रोजनस बेस में है, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर, इनका सब कुछ कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में अलग है। अब कि नाइट्रोजनस बेस भी 4 चीजों से मिलकर बना है, और डीएनए एंड आरएनए में 3 चीजें सेम होती है, एक डिफरेंट होता है। तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडेनाइन है, साइटोसाइन है, ग्वाइनाइन है,
थाइमाइन है। ये थाइमाइन जो है डिफरेंट है, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआसाइन एंड यूरासिल। तो TU करके जैसे भी याद कर लो, ये जो डिफरेंट है ये आपको याद रखने हैं। ये 3 आपसे कोई नहीं पूछता। अब उसके बाद आता है कि ये जो RNAs होते हैं 3 तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक चीज छूट रही है। चलिए, कई बार आपने सुना होगा ना, हम बोलते हैं दैट दिस इज द मोनोमर ऑफ दैट, दिस इज द पॉलीमर ऑफ दैट। वो क्या होता है? देखिए, जैसे आपके मोतियों की माला होती है, देखी होगी आपने, हमारी जैसे सबके घर में दादी अम्मा होते हैं, वो जब करते रहते हैं ना, वैसी कोई माला समझ लो, या लड़कियां छोटे अपना जब बचपन में खेलती हैं मालाओं के साथ, वैसा कुछ समझ लो। तो अब ये पूरी माला को हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है। और ये जो इसके छोटे छोटे मनके हैं, इन मनकों को हम बोलेंगे मोनोमर। ओके, सो इसी केस में पॉलीमर क्या हो गया हमारा? DNA और RNA किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे क्या हो गया? मोनोमर। अब जो हमारे DNA RNA है, इतना बड़ा DNA RNA जब वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड भी तो किसी चीज से मिलकर बना है, और वो चीज है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, जो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमने जाना था कि ये जो RNAs होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? mRNA, rRNA एंड tRNA। ये होता है मैसेंजर, ये होता है राइबोसोमल, ये होता है ट्रांसफर RNA। इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, मोटा मोटा सा हमने कवर कर लिया। अब देखिए, आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है या हमें और डेप्थ में करना था, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट अपनी समझ से जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है उतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। आज हम बायो के अंदर पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। देखिए, हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने DNA एंड RNA के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर बायो की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें 1 बाय 1 हर एक कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। आज हमें समझना है कि सेल डिवीजन क्या होता है। हम बोलते हैं सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरह का सेल डिवीजन होता है। कैसे होता है उसका बेसिक कंसेप्ट हम आज समझेंगे। सबसे पहले तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रूफ होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, रुडोल्फ वर्शाओ ने 1858 में दिया था इन ओमनीज सेल्यूलर एंड सेल्यूलर, जिसका मतलब है एवरी सेल प्रोड्यूसेस फ्रॉम अ सेल। हर एक सेल से एक नया सेल प्रोड्यूस होता है, इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। नाउ ये कंसेप्ट क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन सेल डिवीजन। लाइफ चलती रहे, इसके लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है। एक सेल अपने जैसा दूसरा सेल बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में 2 सेल्स मिलकर एक नया सेल बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है? कॉन्टिन्यूटी रहती है लाइफ में। एक जनरेशन की डेथ हो रही है, दूसरी जनरेशन आ रही है, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी रहती है लाइफ में। चलिए, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। नाम समझ लेना, ईयर आपने देखना होगा, देख लेना। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेसेस, मतलब सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हमने यहाँ पे डिफरेंस किया है, नहीं, डिफरेंस नहीं है ये, बट हमने माइटोसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, मियोसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्स में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसी कंसेप्ट को याद रखते हुए मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। बहुत बायो में घुस के बहुत इसके स्टेजेस वगैरह वो हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए, माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। ये कंसेप्ट सबसे पहले ए स्ट्रेसबर्गर ने दिया था। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल मतलब इक्वल इक्वल की कुछ बात हो रही है। क्या बात हो रही है देखते हैं। Because number of chromosomes in parent cell and daughter cells are same. यहां से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इसमें सेम नहीं होते हैं, बट उसको छोड़ दो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि जो पेरेंट सेल होता है और जो डॉटर सेल होता है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। अब जो माइटोसिस फेस है, ये 2 तरह से इसमें सेल डिवीजन होता है। पहला है काइनेसिस, फिर है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले मतलब एक सेल है आपका, उसके न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसके बाद उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर वो पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आपको आ जाए कारियोकाइनेसिस क्या है या साइटोकाइनेसिस क्या है, आपको पता होना चाहिए। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का, और फिर पूरा सेल अलग हो जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस है, पर हमें इतना डेप्थ में जाना ही नहीं है। हमने तो इतना पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो एक तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं।
टेक्स प्लेस इन द सोमेंटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के सोमेंटिक सेल्स में ये चीज होती है, इसलिए इसे सोमेंटिक डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। सेल्स जो है पेरेंट एंड डॉटर सेल्स में सेम है। उसके बाद कितने यहाँ पे हमने पढ़ा कि नॉट सेल्स, क्रोमोसोम्स जो है दोनों में सेम है। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? देखिए टोटल होते हैं 46, यानी कि 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 इंटू 2 46। नाउ समझ रहे हैं, सेट मतलब पेयर। जैसे शूज का हमने एक पेयर मंगवाया शूज का, तो मतलब 2 जूते आएंगे ना उसमें, एक थोड़ी भेजेंगे वो चीज है यहाँ पे। नाउ न्यू सेल्स आर आइडेंटिकल टू मदर सेल्स। नया सेल जो बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल, अपने मदर सेल की तरह होगा। इसे ये जो प्रोसेस है माइटोसिस, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसे एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड मतलब जैसे अमीबा है जिसमें एक ही सेल से बना होता है। अब क्या ह्यूमन से एक ही सेल से बने? नहीं, हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन से हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होता है आपका माइटोसिस। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही आता है। क्रोमोसोम सेम होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, सोमेंटिक डिवीजन बोलते हैं। कितने माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। कितने सेट ऑफ या कितने पेयर ऑफ? 23 पेयर ऑफ। आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह। एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछता है एग्जामिनर आपसे, है ना। चलिए, सेकेंड हमारा आता है मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है? तो जो सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, आप समझते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे मियोसिस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या किसी भी एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम हर एक कम्युनिटी जो ऑर्गेनिजम्स की इसमें फॉल करती है सबकी बात कर रहे हैं। अब इसे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहा जाता है। जैसे माइटोसिस को इक्वेशनल एंड सोमेंटिक डिवीजन कहते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहा जाता है। ये टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, नाउ न्यू फॉर्म्ड सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द मदर सेल्स। अब जरूरी नहीं है कि मदर सेल की तरह होगा जो सेल बनेगा, ठीक है ना, नया वाला, वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहीं पे ये होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं बनते हैं जो पेरेंट सेल से आगे जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे 23 सेट ऑफ या पेयर ऑफ नहीं है, टोटल 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। जैसे उसमें 46, इसमें 23। नाउ मियोसिस की बात कर रहे हैं दैट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म और एग सेल्स। ये आप अच्छे से समझते हैं। एंड इट रिजल्ट्स इन 4 सेल्स। यहाँ पे 2 सेल्स बनते हैं, एक टूटेगा 2 बनेंगे, यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट हो गया कंप्लीट। 12 पेजेस के नोट्स तो आपने बना ही लिए होंगे। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं अब हम बायो कर सकते हैं, तो यस, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं बायो, मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से समझाऊं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट यूनिट हमारा रहेगा टिश्यूज के ऊपर, जिसमें एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा रेस्ट कर लें और जो पढ़ाया है इसे रिवाइज करते चलें। 12 पेजेस हैं, 12 मिनट डेली दीजिए और जो जो इसमें लिखा है मेन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। 12 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, अगर आप हर 4 दिन के बाद इसे रिवाइज कर रहे हैं जब तक कि नेक्स्ट यूनिट नहीं आता है, तब तक आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लिंक शेयर करें ताकि उन लोगों को जिनके साथ आप लिंक शेयर करेंगे उन्हें भी थोड़ा फायदा हो सके इन हैंड रिटन नोट्स का। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।